तरफ से क्या सपोर्ट मिल सकता है वो देख करके उस गांव के अंदर अपलिफ्टमेंट ला करके उसके आसपास की पेरिफेरी के 15 से 20 किलोमीटर के गांवों में अपलिफ्टमेंट लाया जाए। इस विजन से ये प्रोजेक्ट पूरा शुरू हुआ है, जिसका एक मॉडल के रूप में हम कनकपुर गांव है, अबड़ासा तालुका, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में अबड़ासा तालुका में एक कनकपुर गांव है, वहां पर हम एक सेंट्रल फैसिलिटी सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स डेवलप कर रहे हैं जिसमें फार्मर्स को 360 डिग्री सपोर्ट मिल सके, फ्रॉम ट्रेनिंग टू मार्केटिंग तक का पूरा उसको सहयोग मिले, वैल्यू एडिशन उनके प्रोडक्ट्स की जाए और उनको जीवन में भी आध्यात्मिकता और वैल्यूज ला करके हर उनका पूरा अपलिफ्टमेंट किया जाए। ऐसा विजन से इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है। तो आपका भी हमें इस प्रोजेक्ट के अंदर मार्गदर्शन और गाइडेंस मिले, ऐसी हमें आशा है। आपका हमने सारा डिटेल सुनी, देखी और ऋषभ जी ने हमें जो परिचय दिया आपके बारे में, तो बहुत ही काबिल तारीफ है सर आपका। और हम आपने जो भी अभी तक काम किए हैं वो बहुत ही सराहनीय है। तो हम लोग मिल करके कैसे कर सकते हैं, तो प्लीज आप इसमें हमें बताइएगा। जी थैंक यू सर। जी पहले तो ये बताइए मुझे, ये कनकपुर चित्तौड़गढ़ जिले में पड़ता है या उदयपुर में पड़ता है? नहीं सर, ये कच्छ है, गुजरात है। कनकपुर गुजरात है? हाँ जी। ओके, नंबर 1 ये तो क्लियर हो गया यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने जो है मुझे थोड़ा सा राजस्थान के बारे में भी, उदयपुर के बारे में भी बताया था ऋषभ जी ने। जब जी, वो ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है सिरोही डिस्ट्रिक्ट में, माउंट आबू में, आबू रोड में। मैं तो गया हूँ वहां तक। जी जी जी। तो मैंने सोचा ये वहां भी, उसके आसपास भी 70 किलोमीटर में एक कनकपुर गांव है। ओके ओके ओके, नहीं ये कच्छ गुजरात में। हाउस जी होल्ड्स हैं। जी। तो आप बताइए पहले आपका और फिर ब्रह्म कुमारी संगठन से क्या रिलेशनशिप है, आप क्या चाहते हैं, तो उस पर सीधे आ जाते हैं हम। अच्छा जी। जी सर, इसमें ऐसा है कि हम चाहते थे कि यहाँ पे किसानों का एक संगठन बनाया जाए, उनका एफपीओ बनाया जाए। तो आपने एफपीओ के ऊपर काफी काम किया हुआ है सर। जी, तो जी। कुछ सक्सेस स्टोरीज कोई अगर आप हमें शेयर करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा इसमें संगठन को कि एफपीओ में कोई दिक्कत नहीं। आपकी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। जी, मदद भी करेंगे और एक प्रोजेक्ट लॉन्च भी करा देंगे। अगर आपका कोई एक इन्वेस्टर साथ में हो जी, तो एक 4-5 हजार एकड़ का या 2-3 हजार एकड़ का एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च करा सकते हैं साथ में। ओके। क्योंकि संगठन एफपीओ या कोऑपरेटिव सोसाइटी आप बनाएंगे तो 4 एकड़ का करेंगे या 4000 एकड़ का करेंगे तो फॉर्मेलिटीज तो उतनी ही करनी पड़ती है। बराबर है। तो और क्रॉपिंग प्लान और बाकी जो थिंकिंग चलती है जी, वो एक्चुअली बराबर ही चलती है। आप हमने स्केल थोड़ा सा बड़ा लिया है जी, हमारे प्रोजेक्ट जो है वो 1000 हेक्टेयर्स के हैं एवरेज साइज। जी, जी, 1000 हेक्टेयर्स इज अबाउट 2500 एकर्स अप्रोक्सीमेटली। जी। तो हमारा जो है सारा सोच जो है वहां पर फिक्स है। ओके। तो आपके यहाँ भी वही चीज हम रेप्लिकेट करा सकते हैं, क्योंकि और हमारा जो है एक तो साइज है और दूसरा हमारा जो है बेसलाइन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस है। जी, जो प्रधानमंत्री जी ने अभी सितंबर 9 को कॉल दिया था टू डेवलप 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेस्टलैंड्स बाय 2030। ओके। Now we have taken the responsibility of developing 1 million hectares of wastelands in the country. बहुत अच्छा। और वेस्टलैंड जो है हर एक डिस्ट्रिक्ट में 600 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं अपनी कंट्री में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वेस्टलैंड पड़ी हुई है जी। ये पूरी डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे कंट्री में। क्योंकि मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में था जी, उस वक्त जो है नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी जो हैदराबाद में है NRSA जी, उसके साथ मिलके हमने पूरा क्वांटिफिकेशन किया था
wastelands in the country. बहुत अच्छा। So 65.83 million hectares आ गया था उस वक्त। जी। तो उसमें से कल्टिवेबल जो है वो लगभग 31 मिलियन हेक्टेयर्स के करीब है, 30-35 मिलियन हेक्टेयर्स के करीब है। ओके। और प्रधानमंत्री जी ने जो सितंबर में कॉल दिया था वो टू डेवलप 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेस्टलैंड्स इन द कंट्री। ओके। और हमने उसमें से 1 मिलियन हेक्टेयर का डेवलप करने का जो खर्चा आता है वो दैट इज अबाउट मोर देन $10 बिलियन। ओके। वो हमारी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में उसके फिगर्स दिए हैं, एक्चुअल कहां-कहां ये खर्चा आता है जी। और उसका रिटर्न कितना है वो भी उसका वो चार्ट वगैरह दिए हैं वहां पर। हम रिटर्न जो है मोर देन 17-20% जो है गारंटी करते हैं इसमें। ओके सर, अभी ये जो हम जो छोटे लेवल पर पहले इसकी जो शुरुआत कर रहे हैं, तो हाँ। इसमें ग्राउंड लेवल पर जो किसान हैं, करीब इस गांव में 150 के आसपास किसान हैं जो कि इस संगठन से जोड़ने में इंटरेस्ट ले रहे हैं जी। और इसके आसपास में भी कुछ विलेजेस हैं जी। वहाँ के किसानों को भी हम अट्रैक्ट कर रहे हैं जी। वैसे हमारा विजन ऐसा है कि कच्छ जो है बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो इसके टोटल 10 तालुके हैं, ब्लॉक्स हैं, तो इसमें हर ब्लॉक में ऐसा कुछ एक मैं जी जब मिनिस्ट्री में था उस वक्त भी घुमा हूँ, उसके बाद भी घुमा हूँ उस एरिया में पूरा। जी, तो अभी हम इस पे ग्राउंड लेवल पे कुछ एक ठोस कदम उठा करके कुछ एक प्रैक्टिकल में कुछ करना चाहते हैं। उसके लिए हमारे रजनी पटवा जी हैं हमारे आर्किटेक्ट, उन्होंने एक बहुत सुंदर 4 एकड़ में एक डिजाइन डेवलप किया है। ये हमारा जो मल्टी डायमेंशनल कम्युनिटी सेंटर है, तो इस सेंटर से फार्मर्स को ट्रेनिंग से लेके मार्केटिंग तक की व्यवस्था मिले और इस संगठन में जो किसानों का संगठन है उन्हों को इसके सपोर्ट से उठाया जा सके। इस विजन से हम शुरू कर रहे हैं सर, जो मैंने ऋषभ जी से शेयर किया था, हमने और हिमल भाई ने चर्चा की थी ऋषभ जी से कि इस डायरेक्शन में हम लोग अभी ठोस कदम क्या उठाएं, कैसे इसकी शुरुआत हो और इसमें फिर आगे कैसे बढ़ा जाए, या कोई और अच्छे कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज एफपीओस की कुछ हो या आपके कुछ अच्छे एक्सपीरियंस हो, तो ये हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे सर। ये यहाँ पर जो है आपका आइडिया तो ठीक है, आपके हिसाब से और आपके एरिया के हिसाब से तो आइडिया ठीक है, लेकिन मेरी ये समझ में थोड़ा सा नहीं आ रहा है कि जब इतना बड़ा आपके सामने कच्छ का एरिया पड़ा हुआ है जी जी, तो आप 4 एकड़ पे क्यों उसको ब्लॉक कर रहे हो अपनी? नहीं सर, सॉरी टू इंटरप्ट टू ऋषभ दिस साइड। एक्चुअली 4 एकड़ तो ये सिर्फ कम्युनिटी सेंटर की बात कर रहे हैं जी। ये पूरे 150 फैमिली के पास जो लैंड होल्डिंग है उसको पूल में डाल के एफपीओ बनाने का इनका प्लान है, जैसा कि मैं समझ पाया हूँ चंद्रेश जी। जी जी, इस गांव में सर करीब 2000 एकड़। सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ इसमें जी, अपनी तरफ से मैं कंप्लीट करके फिर आपसे सुनना चाहूंगा। जी जी, तो ऋषभ जी कह रहे हैं कि 4 एकड़ का जो है इनके अपने दिमाग में है, जिसमें ये गांव वालों को मिलाना चाहते हैं 150 या जो भी 200 हाउस होल्ड्स हैं जी। ये मैंने सही समझा है या गलत समझा है? नहीं सर, 4 एकड़ में नहीं, हर गांव वाले के पास अपनी अपनी जमीन है, वो एफपीओ में आएगा। ये 4 एकड़ तो सिर्फ कम्युनिटी सेंटर की बात हम कर रहे हैं जी। मैं समझ रहा हूँ, वो उतना तो मैं समझ गया कि 4 एकड़ जो है कम्युनिटी सेंटर बनेगा जिसमें आर्किटेक्ट का इन्वॉल्वमेंट है जी। ठीक है, वो चाहे आप 50 पिलर वाला बना दें या 10 पिलर वाला बना दें, उसमें कोई मेरा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा क्योंकि मैं आर्किटेक्ट नहीं हूं जी। मैं तो वेस्टलैंड को डेवलप करने वाला हूं, नंबर 1 जी। और दूसरा जो है, मैं फार्मर की लैंड को टच नहीं करता हूं। ओके, आप समझ रहे हैं? फार्मर की लैंड जो है वहां फिर दूसरी थिंकिंग आ जाती है, डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, अलग अलग सोच विचार आ जाता है। जो वेस्टलैंड होती है वो एक्चुअली गवर्नमेंट के पास होती है जी।
वो सिंगल विंडो सिस्टम होता है उसमें। आप एक बार चीफ मिनिस्टर को कन्विंस कर दीजिए, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कन्विंस कर दीजिए, उसके बाद विलेज कमेटी को कन्विंस कर दीजिए जिसमें सरपंच या नंबरदार आ जाते हैं, और वहां पर जो है जो लैंड का टुकड़ा होता है वो 1000 हेक्टेयर्स का होगा या 500 हेक्टेयर्स का होगा, 1500 हेक्टेयर्स का होगा, वो डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कितना है वेस्टलैंड का उस एरिया में। जी जी। तो हमारा जो है उसमें पर्सनल प्रेजुडिसेस जो है वो साइड में रखी जाती हैं। अब हम अगर प्राइवेट जमीन की बात करेंगे तो वहां पर्सनल प्रेजुडिसेस जो है बाई में झगड़ा होता है जमीन के ऊपर, तो हम उससे थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं। जी, ये इसमें जो तो है फिर हमारे प्रेसिडेंट, ये जो कम्युनिटी लैंड है जो हजारों सालों से डेवलप नहीं हो पाई है जी, हमारे पास उसका मैकेनिज्म है उसको डेवलप करने का। बहुत अच्छा सर। इसमें हमारे प्रेसिडेंट धीरज भाई रामबिया जी कुछ इनपुट दे सकते हैं, अगर क्या हम उस तरीके का कुछ सोच रहे हैं या हम क्या कर बिल्कुल, जी। स्वागत है आपका। धीरज भाई जी अनम्यूट, धीरज भाई जी अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ सर, कच्छ फॉर्चुनेटली इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। हाँ जी। हाँ, तो इसमें तो काफी यानी रन ऑफ कच्छ, जैसे राजस्थान में रन है, ऐसे कच्छ में भी बहुत बड़ा रन है। हाँ हाँ, वहाँ तो फेस्टिवल भी होता है, बहुत कमाल का फेस्टिवल होता है। हाँ, और वेस्टलैंड तो काफी है हमारे यहाँ, तो आप तो राइट पर्सन हमें मिले हैं कि यहाँ हम कुछ कर सके, और कच्छ को नंदनवन बनाने की हमारी जो ख्वाहिश है उसमें बस आपकी सहभाग, आपका सहयोग हमें हम चाहते हैं। सर अगर ये जो लैंड डेवलप करने की जो आप बात कर रहे हैं कि हमें कोई लैंड हम गवर्नमेंट से लें 5000 एकड़ 10,000, राइट मिंटू जी, कि हम कोई ऐसा प्रपोजल बनाएं, उसको डेवलप करके अगर कोई फंड्स देने को तैयार हो तो उसके उनके सपोर्ट से इसको डेवलप किया जा सकता है, कच्छ के उस बैरन लैंड को या उस वेस्ट लैंड को जहां पर अभी फिलहाल कुछ नहीं हो रहा है। यही कहना चाहते हैं मिंटू जी? बिल्कुल। और वेस्टलैंड गवर्नमेंट इज फाइनेंसिंग टू डेवलप। गवर्नमेंट के पास जो वेस्टलैंड मैंने अभी आपको बताया 63.85 मिलियन हेक्टेयर्स है पूरे देश में है, और प्रधानमंत्री जी ने जो है खुद ही ये कॉल दिया है 9 सितंबर 2019 को, दैट इंडिया मस्ट डेवलप 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ वेस्टलैंड्स बाय 2030। जी। अब ये सारी वेस्टलैंड जो है डिफरेंट स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये गवर्नमेंट के पोजीशन में है। सर उसके डेवलपमेंट के लिए फिर गवर्नमेंट फंड देती है? नेचुरली उसमें फंड खाली गवर्नमेंट से नहीं आएगा, उसमें तो कम से कम 5-6 जगह से आएगा। हाँ जी, गवर्नमेंट तो देगी फंड। हाँ। फंड के लिए जो है आपको प्रोजेक्ट जो है वायबल प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। हाँ। और उसका जो है फॉर्मूला होना चाहिए कि आप उस वेस्टलैंड को कल्टिवेबल बना सकते हैं, वो चाहे गुजरात हो या आंध्र प्रदेश हो या हरियाणा हो या लद्दाख हो। आपके पास मैकेनिज्म होना चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, आप जो है ना आपके पास प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि आप उसको हैंडल कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, जो आप बोल रहे हैं वो हम कर सकते हैं। इसीलिए हमने आज जो है आपको 3 चीजें आपको भेजी थी। एक तो वीडियो फिल्म थी छोटी सी, दूसरा जो है प्रेजेंटेशन था हमारा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जी, और तीसरा था हमारी कंसोलिडेटेड रिपोर्ट जो लद्दाख में हम प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जी। एक ऑलरेडी 5 साल पुराना हो चुका है, दूसरा शुरू हो चुका है, बाकी 2 शुरू होने वाले, और हर एक प्रोजेक्ट जो है 1000 हेक्टेयर से ऊपर का है। जी।
और राजस्थान में जोधपुर के पास वो भी 1000 हेक्टेयर्स का है जी। तो इसी भी ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में मौजूद है, इसीलिए उन्होंने बुलाया था हमें जो है अपना ब्लूप्रिंट प्रेजेंट करने के लिए जी। और उन्होंने लाइक किया, अप्रिशिएट किया और साथ में ये कहा कि पहले ही फेज में हम जो है नॉर्थ ईस्ट को भी इंक्लूड करना चाहिए, तो हमने नॉर्थ ईस्ट को भी इंक्लूड कर दिया पहले फेज में। ओके। तो आपने अब रन ऑफ कच्छ को इंक्लूड करना है, कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपके पास पहले मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप डेवलप कर सकते हैं, कैपेबिलिटीज प्रूव करनी पड़ेंगी ना। जी जी। हम उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ओके। तो उसमें जो है आपको कुछ इनिशियल जो इन्वेस्टर्स लेने पड़ेंगे। इन्वेस्टर 2-3 स्टेजेस में आ सकते हैं। एक एक प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है बेसिक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए लगभग 50 से लेके 100 करोड़ रुपए के करीब आ जाता है, लेकिन काम चलाने के लिए जो है 10-1 करोड़ रुपए से भी काम चल सकता है। आपको बेसिक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा, 1000 हेक्टेयर्स का फेंसिंग हो जाएगा, 1000 हेक्टेयर्स का इरिगेशन सिस्टम डेवलप हो जाएगा, 1000 हेक्टेयर्स का जो है बेसिक लैंड डेवलपमेंट होके तैयार हो जाएगा। तो ये 8-10 करोड़ रुपए में, 10-1 करोड़ रुपए में हो सकता है। उसके बाद जो है बाकी जो प्लांटिंग प्लान वगैरह होगा उसका, उसमें बाकी पैसे आ जाएंगे। उसके बाद प्लांटिंग प्लान के बाद जो प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन का है वो फर्दर डेवलपमेंट्स होंगे। उसके बाद जो है आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए इसमें एजुकेशन, हेल्थ, बाकी चीज जो है स्टोरेज, मार्केटिंग, वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा। तो एक एक प्रोजेक्ट जो है 500 से लेके 1000 करोड़ के करीब बन जाता है, एकदम रजवाड़ा टाइप बन जाता है एक एक प्रोजेक्ट। ओके। तो इसमें जो है बेसिक प्लेटफॉर्म 50 से लेके 100 करोड़ रुपए के बीच में बन जाता है। ठीक है सर, ये अभी हम आपका कॉन्सेप्ट पूरा समझ गए हैं। तो अगर इस तरीके का नेक्स्ट का जब हम कुछ इसके लिए प्लानिंग करें, पहले कुछ गवर्नमेंट डिस्कशन तैयार करेंगे है ये ग्रुप में। करने के लिए, गवर्नमेंट तैयार है, प्रोवाइडेड यू आर एबल टू कन्विंस देम दैट यू कैन डू इट। जी जी सर, तो ये अभी हम अपने ग्रुप में पहले डिस्कस करेंगे, फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आज की मीटिंग का जो हमारा जो एजेंडा था, तो उसमें हम अभी शुरू करते हैं। पहले हमारे रजनी पटवा जी जो हैं, हमारे आर्किटेक्ट जो हैं, तो उनसे, जो कि अपना अभी कनकपुर में जो हमारा कम्युनिटी सेंटर जो अभी उन्होंने डिजाइन किया है, उसके ऊपर कुछ अपने पॉइंट्स रखें। रजनी सर प्लीज unmute yourself sir. Rajni bhai, unmute yourself. Hello. Good evening everyone. Good evening. Good evening. Good evening sir. Now thing is, whatever the brief I got from the group, I have designed the center considering the climate of Kutch and the situation in Kanakpur, because I have visited Kanakpur and I worked there in Kanakpur also. There the summers and winters are also very harsh. And so this center which I have tried to design would is like integrating each and every activity together, so that the administration and other activities can go along very well. Basically, the structure which I am trying to propose is having a sort of a courtyards, a landscaping within the building, and have an effect of microclimatic
effect and making few tunnels so that good cool air can come inside the building. जी The spaces which was given by for to me for the brief in the brief are basically, you know, where farmers, the group of farmers would enter, would be a reception area, and these people would have, meaning a group can have a training or conferences also, and a space where, you know, all the administrative activities can go along with a library. And Rajni sir, if you can share something in Hindi, if it will be good, everybody can understand it. Sorry to disturb you, interrupt you. can I speak in Gujarati otherwise? Because we have today we have Montu sir with us, so if we can. Fine, fine. Very good. ये जो हमको जो भी डिजाइन ब्रीफ मिला था, नहीं वो तो समझ गए, अभी तक जो बोले आप वो तो सारा समझ गए। हाँ हाँ, आप गुजराती में भी बोलेंगे तो भी हम समझ जाएंगे। गुड गुड। तो अभी जो इंग्लिश में भी कंटिन्यू कर सकते हैं, वो जो पीछे बोला है उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। सर देयर आर सम पीपल हु कैन नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो इफ वी कंटिन्यू विद हिंदी इज गुड। So these are only the spaces I have designed right now, and maybe with all the detailed discussion, with having a detailed discussion, हम लोग कुछ इसमें भी incorporate कर सकते हैं जी, और काफी चीज incorporate कर सकते हैं, जैसे कि roof rainwater harvesting structures, वो भी हम incorporate कर सकते हैं, और फिर recycling of domestic water with aerobic bacterial system, having ये कुछ 11 चेम्बर्स से होते हैं और एनर्जी भी बहुत कंजर्व होते हैं, उसमें बहुत एनर्जी का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो ये हम लोग ये सब भी इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बाकी तो जो अपने को जो चाहिए वो गोडाउन्स और वो जो भी चाहिए, that we can have a dome type structures and huge dome type structures having a very good volumes, तो उसमें हम टूल्स भी रख सकते हैं, फिर सब इक्विपमेंट्स भी रख सकते हैं। और ये जो अपना रिटेल काउंटर है, उसको तो मैंने इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में ही इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ठीक है, जैसे कि हाँ सर, वो अच्छा लग रहा है डिजाइन, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेशन में इज ए पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो सब मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव में ही रख दिया है। और जो अपना गौशाला ने वो है, वो that can be, you know, nearby canteen area, having उसमें बायोगैस का भी अपने इनकॉर्पोरेट कर। अभी लेटली मैंने 4 जगह 2 क्यूबिक मीटर का बायोगैस लगवाया है और they are working very well. Only दो cows से ही हो, 2 cows with 2 cows. Oh, they are working very well for a one family. Okay. So ऐसे कम्युनिटी गोबर गैस भी हो सकता है, और उसका गौशाला का जो भी गोबर और वो जो उसमें से फर्टिलाइजर भी बन सकता है, वो सब we can incorporate all these things. लोग अभी इसमें 20 काउस का अभी इनिशियली प्लान कर रहे थे गौशाला, तो उसी से आप डिजाइन कीजिएगा। बायोगैस जो डिजाइन करें तो वो हमारी उसकी कैपेसिटी, हम अभी इनिशियल हम 20 काउस से शुरू का प्लान कर रहे थे कि मिनिमम इतने कैटल्स हम अपने पास रखेंगे। हाँ तो 20 cubic meters का we can you know get the biogas,
एंड उसमें से जो भी बाई प्रोडक्ट निकले, जो स्लरी जो भी निकले, वो दैट कैन बी फर्टिलाइजर में यूज्ड, काम आ जाएगा। हाँ वो फार्म में काम आ सकता है। जी, वेरी नाइस सर, वेरी नाइस। तो बहुत अच्छा है। और भी किसी सदस्यों को अपनी कुछ इनपुट हो या कुछ पूछना हो रजनी सर से? धीरज भाई आप जरा बोलिए ना कुछ। धीरज भाई जी, धीरज भाई जी को आप सुन पा रहे हैं सर? धीरज भाई, धीरज भाई लगता है नाराज हो गए। नहीं नहीं, शायद कुछ आवाज का कुछ दिक्कत होगा। धीरज भाई जी, मैं नाराज ही हो गए। ये जायसवाल साहब, हेलो जायसवाल साहब। हाँ जी जी, बेसिकली ये अपने जो वेस्टलैंड की बात है, तो ये कच्छ में वी हैव यहाँ जो जल आ ग्रास। रहा है ये ML मांटू है मेरा नाम। ओ सॉरी। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो वो जो सब ये जो वेस्टलैंड है वो बेसिकली अपने यहाँ ग्रासलैंड है, उसको बोलते हैं जो गौचर जगह, और उसमें पास्चर लैंड, यस, और उसको गौचर बोलते हैं इधर लोकली। डिग्रेडेड पास्चर लैंड कहते हैं उसे। हाँ ठीक है। तो वो बेसिकली वो सब गांव की मालिकी का है। लैंड जो है चाहे कहीं भी हो पूरे देश में, लैंड की ओनरशिप जो है जी, उसके जो एडजॉइनिंग विलेज होता है, हाँ, उसमें आ जाती उसकी ओनरशिप। ओके। और इसीलिए लैंड जो है स्टेट सब्जेक्ट है। इसका क्लासिफिकेशन जो है ऑल इंडिया क्लासिफिकेशन के हिसाब से होता है। ओके। जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई इंडिविजुअल फार्मर्स के बीच में, वो गवर्नमेंट की रहती है जी, और गवर्नमेंट की जो ओपन पड़ी रहती है वो वेस्टलैंड कहलाती है। उसके 12-13 क्लासिफिकेशंस है पूरे कंट्री में। ओके। आपने एक क्लासिफिकेशन बता दिया, डिग्रेडेड पास्चर लैंड, राइट। तो ये एक क्लासिफिकेशन है उसमें से। ओके। अब कच्छ की तरफ जाएंगे जी, तो जहां वो सॉल्ट के फार्म्स हैं वो पास्चर लैंड नहीं है, राइट। वो सैलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल से अफेक्टेड लैंड है, राइट। तो उसकी क्लासिफिकेशन अलग हो जाती है। ओके, फाइन। इसी तरह से बाकी 11-12 क्लासिफिकेशंस हैं। कुछ में स्नो होती है, कुछ में कंकर होते हैं, कुछ में बोल्डर्स होते हैं, कुछ में सैंड होता है, राइट। तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशंस है। किसी में स्क्रब होता है, जैसे राजस्थान के रेगिस्तान में होता है, छोटी छोटी झाड़ी होती है, कुछ में झाड़ी नहीं होती है। लैंड विद स्क्रब, लैंड विदाउट स्क्रब, छोटे छोटे कीकर के पेड़ होते हैं, राइट। तो ये सारी क्लासिफिकेशंस है लैंड की। कोस्टल एरियाज की हैं, ओके। तो उसमें सैलाइन अल्कलाइन कच्छ की तरह से नहीं होगा, लेकिन उसमें कल्टीवेशन नहीं होती है। फिर हिली ट्रैक्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में हो गया, या बीच में जो है यूपी मध्य प्रदेश में चंबल की घाटियां हो गई, गलीज, और वो अलग क्लासिफिकेशन हो गई। तो हर वेस्टलैंड की क्लासिफिकेशन जो है उसका अलग ट्रीटमेंट प्लान होता है। ओके। उसको कैसे कल्टिवेबल बनाते हैं उसका अलग अलग तरीका होता है। और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है वेस्टलैंड को ट्रीट करके कल्टिवेबल बनाने का है। नक्चल में मैंने एक सेंटेंस में अपना वो बता दिया बायोडेटा, राइट। और उसमें फिर आर्किटेक्चर भी आ जाता है, हेल्थ भी आ जाता है, एजुकेशन भी आ जाता है,
एग्रीकल्चर भी आ जाता है, हॉर्टिकल्चर भी आ जाता है, प्रोसेसिंग भी आ जाता है, सब कुछ आता है। फिर उसमें टाउन प्लानिंग भी आता है, क्योंकि उसके साथ जो है रूरल एनक्लेव भी डेवलप हो जाता है। अभी जो मैंने पीछे बोला था कि 1 मिलियन हेक्टेयर्स का हमने रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जी, उसमें जो है हमने लगभग 1000 रूरल एनक्लेव बनाने का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। रूरल एनक्लेव मतलब छोटी मिनी सिटीज हो गई रूरल एरियाज में। जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में आप जाते हैं ना ड्राइव करने के लिए, राइट, तो आपको जो है गांव नहीं दिखेगा वहां। आपको एक जो है जब सिटी से निकलेंगे, आप जहां भी रहते हैं वहां से जब ड्राइव करके 40-50 किलोमीटर बाहर जाएंगे तो आपको एक फिलिंग स्टेशन आ जाएगा, पेट्रोल पंप आ जाएगा, उसके साथ पिज्जा हट का एक रेस्टोरेंट होगा, उसके साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर होगा। ये एक्चुअली वहां के गांव है। और साथ में दूर दूर तक देखेंगे कुछ इंडिविजुअल हाउसेस दिखेंगे आपको, वो एक्चुअली वहां के विलेजेस हैं। तो उसमें एमिनिटीज जो हैं बिल्कुल सिटी की तरफ होती हैं, लेकिन छोटे स्केल पे, और वो रूरल एनक्लेव्स हो जाते हैं। अब इंडिया की पॉपुलेशन काफी ऊपर है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वेरी हाई, तो यहाँ जो रूरल एनक्लेव्स में लोग होंगे, डेंसिटी होगी, वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से काफी ज्यादा होगी नेचुरली। तो उसमें एम्यूनिटी जो है और रहने के लिए जगह, जो मान लो अगर 500 आदमियों के लिए जगह बना दी या 1000 आदमियों के लिए जगह बना दी, तो आपको 500 और 1000 अपार्टमेंट्स उनके लिए बनाने पड़ेंगे, और उसमें उनके उतने ही बाथरूम्स, उतने ही ड्राइंग रूम्स, उतने ही पार्किंग एरियाज, उतने ही वेस्ट डिस्पोजल, ड्रिंकिंग वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ना। ऑफ कोर्स। तो ये रूरल एनक्लेव बन जाता है फिर। तो रूरल एरिया में आपको सिटी जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का। अब गांव वाला जो है फिर शहर की तरफ नहीं भागेगा। जी बिल्कुल सर। सर ये जो लद्दाख का जो भी आपने जो मॉडल तैयार करा रहे हैं, हाँ जी, तो वो अभी कितने एरिया में है सर? वो एरिया कितना है? पहला प्रोजेक्ट जो है 1000 हेक्टेयर्स का है जी, जिसका एग्रीमेंट हमने कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में ही दे दिया है। जी, उसमें एक्चुअली इंक्लूडेड है, अगर आपने देखा होगा जी, उसमें वो एग्रीमेंट की कॉपी हमने लगा दी उसमें 1000 हेक्टेयर्स का, 2500 एकर्स। ओके। उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट बास्को में है, दैट इज अबाउट 3000 प्लस हेक्टेयर्स। ओके। तीसरा प्रोजेक्ट जो है जंस्कार में है, वो 1500 हेक्टेयर्स का है। ओके। बास्को और जंस्कार कोऑपरेटिव सोसाइटीज बन चुकी हैं, रजिस्टर हो चुकी हैं। हाँ। बास्को में फेंसिंग भी हो गया है, लैंड का फेंसिंग हो रहा है अभी। और जंस्कार में लैंड आइडेंटिफाई हो गया, कोऑपरेटिव रजिस्टर हो गया है। कारगिल में लैंड आइडेंटिफाई हो गया है, लेकिन कोऑपरेटिव रजिस्टर नहीं हुआ है अभी। सर वो फिर जो क्लस्टर है वो कैसे बनाया आपने? वो फार्मर्स मतलब वो लोग कहाँ से आए जो लोग जो है जो आसपास के गांव होते हैं, जहां भी लैंड आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ जो एडजॉइनिंग गांव होता है, उनके जो हाउस होल्ड्स हैं वो उसके मेंबर बन जाते हैं। उनको हम कुछ चार्जेस लेते हैं या वो फ्री होता है? उनके लिए हम क्या मतलब उनको किस बेस पे हम देते हैं? वो लैंड और वो जो भी देंगे हम उनको, वो किस बेसिस पे देते हैं फिर? किस बेसिस पे नहीं होता है। लैंड जैसे इन्होंने रजनी पटवा जी ने अभी कहा कि लैंड जो है गांव की मिल्कियत होती है। जी, वो सेंटेंस सुन लिया था ना आपने? जी, और वो मैंने एंडोर्स कर दिया था, बिल्कुल सही है। ओके। तो जब लैंड जो है उस गांव की मिल्कियत हो गई,
तो उसी गांव के अगर मान लीजिए 95 हाउस होल्ड्स हैं जी, तो वो सारे 95 हाउस होल्ड जो है उसके मेंबर्स बन जाएंगे कोऑपरेटिव के। ओके, उसमें कोई यार्डस्टिक नहीं होता है, वो उस गांव के जितने भी हाउस होल्ड्स हैं सबको ऑफर मिलेगी आपको मेंबर बनने की। हाँ हाँ, वो पहला स्टेप है, ये लीगल और पहला स्टेप है, लॉजिकल स्टेप है। अच्छा मतलब एक गांव है उसके पास में अगर 500 एकड़ गौचर जमीन है, उनकी जमीन यूज करने जा रहे हैं ना, जी जी, तो उनकी अगर जमीन आप यूज करने जा रहे हैं तो पहला अधिकार जो है उन्हीं के हाउस होल्ड को दिया जाएगा ना। जी जी जी, ये नेचुरल और कॉमन सेंस वाला स्टेप है। ओके, ये सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि कंट्रोल किसके पास है। कंट्रोल अलग चीज है, इन्वेस्टमेंट अलग चीज है, डेवलपमेंट अलग चीज है और कोऑपरेटिव का मेंबरशिप अलग चीज है। ये सारी अलग अलग चीजें हैं, जी, आप इसको दिमाग में मिक्स मत कीजिएगा। ओके, लेकिन ये जो है लॉजिकल और लीगल स्टेप्स हैं। आप जिस गांव की जमीन लेते हैं या जिस गांव की जमीन आइडेंटिफाई करते हैं, उस गांव के जितने भी हाउस होल्ड्स हैं उनका अधिकार है बाय लॉ टू बिकम मेंबर ऑफ दैट कोऑपरेटिव और एफपीओ विच यू आर गोइंग टू रजिस्टर। अच्छा, उसके बाद आ जाता है दैट दे विल हैव टू अपॉइंट अ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। ओके, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जब वो अपॉइंट करते हैं तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोजेक्ट को डेवलप करना। ठीक, जैसे मैंने कोऑपरेटिव बनवा दिया वहां, जी उन्होंने मुझे ही अपॉइंट कर दिया प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। जी आप समझ रहे मेरी बात? जी जी जी, हाँ, मैंने कोऑपरेटिव बनवा दिया, लद्दाख फार्मर्स एंड प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव लिमिटेड। जी घर घर जाके साइन करा दिया, उनको समझ भी नहीं आ रहा था क्यों साइन कर रहे हैं, जी, किसी के हाथ जोड़े, किसी को कुछ किया, कोऑपरेटिव रजिस्टर कर दिया। जी, फिर उनकी मीटिंग बुलाई और एक रेजोल्यूशन पास करा दिया कि एमएल मॉन्टू को अपॉइंट कर दो एज सीईओ प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। जी, कर दिया। उसके बाद मैंने अपना काम शुरू कर दिया और उनसे बाद में कंट्रीब्यूशन भी ले लिया 54,000 पर हाउस होल्ड। ओके, मैंने भी अपना पैसा लगाया लेकिन उनसे भी कंट्रीब्यूशन ले लिया। ओके, उसके बाद मैंने बाकी जो है 5-10 जगह से पैसा इकट्ठा करके इस प्रोजेक्ट में लगा के 10-15 करोड़ रुपए लगा के वो पूरा जो है पहला लेवल का जो डेवलपमेंट है वो कंप्लीट कर दिया। फेंसिंग कर दिया, इरिगेशन सोर्स डेवलप कर दिया, इरिगेशन सिस्टम इंस्टॉल कर दिया, ट्रैक्टर्स इक्विपमेंट्स वगैरह ला दिए, प्लांटिंग शुरू कर दी। बहुत अच्छा, तो वो पहले राउंड का काम जो है मैंने 5 साल में कंप्लीट कर दिया। जी, पायलट जो है प्रोसेसिंग प्लांट्स लगा दिए, फ्रीज ड्राइंग प्लांट लगा दिया, एरोमेटिक एक्सट्रैक्शन प्लांट लगा दिया, एक 4x4 ट्रैक्टर ला दिया, इरिगेशन सिस्टम विद 7 पंपिंग स्टेशंस वो इंस्टॉल कर दिया वहां पर और लोगों को ट्रेन कर दिया। तो जहां पर एक तिनका जो है घास का नहीं उगता था, एक ड्रॉप पानी का नहीं होता था, वहां पर जो है आपने हमारी वेबसाइट में देखा होगा इस वक्त जो है एप्रिकॉट जी फल भी जी लग रहे हैं वहां पर। जी जी, तो ये जो है लॉजिकल स्टेप्स हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, बड़ी डेवलपमेंट करने के लिए एक बड़ा इन्वेस्टर चाहिए होगा। हम जो है उसको भी लाए थे, एक इन्वेस्टर आए थे, अपने ही जहाज में आए थे मिडिल ईस्ट से अक्टूबर 17 को 2019 में। और फिर उसके बाद नवंबर 22 को उनका रिप्रेजेंटेटिव मिडिल ईस्ट से आया था प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जब हमारी प्रेजेंटेशन हुई थी। ओके, तो वो बड़े इन्वेस्टर हो गए। जी,
जो इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएंगे, रॉकेट को नेक्स्ट स्टेज पे ले जाएंगे और बाकी प्रोजेक्ट्स को भी शुरू करा देंगे, क्योंकि तब तक हमने यहाँ पर सैफरन की कल्टीवेशन शुरू कर दी थी, उसका ट्रायल कर दिया था और उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी आ गई जो कश्मीर के सैफरन से भी बेटर थी। सर मैं क्या कह रहा हूँ, जो ये हमने कनकपुर सिलेक्ट किया है, इसके पास में एक 200 एकड़ गौचर लैंड है जी। ये जो गांव है इनकी अपनी एक 200 एकड़ गौचर लैंड है, तो उस संदर्भ में कुछ हो सकता है क्या सर? होने को तो सभी जगह हो सकता है जी, सभी जगह हो सकता है। हमारा इन्वॉल्वमेंट तभी होगा डायरेक्टली जी जी जब आपके पास जो है उस एरिया में जो है 1000 हेक्टेयर्स के करीब वेस्टलैंड अवेलेबल होगी। ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी बिल्कुल समझ रहे हैं। अदरवाइज आप हमें इनडायरेक्टली तो गाइड कर सकते हैं ना प्रोसेस के लिए। सुनिए अदरवाइज तो लोकली बहुत आपको एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे ना जी, जो गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बड़ौदा, आनंद वगैरह से निकले होंगे जी, वो मेरे से ज्यादा काबिल होंगे उस एरिया को डेवलप करने के लिए। जी, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपको फ्रैंकली और मुंह पे ही बता रहा हूँ। जी 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 जी, बड़ौदा, आनंद से निकले हुए ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स, डॉक्टरेट्स वो मेरे से ज्यादा काबिल होंगे उसको संभालने के लिए। ओके, मेरा काम तब होगा अगर आप जो है हमारा मिनिमम एरिया जो है वो लगभग 1000 हेक्टेयर्स का है जी जी, और गुजरात में काफी वेस्टलैंड पड़ी हुई है लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में। जी, हर डिस्ट्रिक्ट में टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स है वेस्टलैंड। जी, तो कनकपुर के आसपास भी थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स वेस्टलैंड अवेलेबल है। ओके, और रन ऑफ कच्छ की बात कर ही रहे थे तो वहां तो किलोमीटर्स में है, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स में है। हाँ जी हाँ जी, फिर भी इस तरफ जैसे आप कह रहे हैं वो भी कनकपुर से भले थोड़ा दूर होगी, अभी हमारे एडजेसेंट में तो नहीं है, लेकिन दूर होगी वो लैंड जैसे आप कह रहे हैं। हाँ, तो वो घर में नहीं होगी ना। हाँ, वो तो ग्रीन का मतलब होता है जी जी जी, सेवरल किलोमीटर्स बाय सेवरल किलोमीटर्स। हाँ, तो ये लैंड घर जो है आप जहां भी रहते हैं उससे तो नेचुरली वो कई किलोमीटर्स के दूरी पे ही होगा ना। जी 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 जी, क्योंकि उसकी बाउंड्री जो अंदर की बाउंड्री है जी वही 5-7 किलोमीटर की होती है। जी जी, तो ये हम हमारे प्रेसिडेंट धीरज भाई रामबिया जी हैं, उनसे हम डिस्कस करेंगे कि इस तरीके का जो बड़ा प्रोजेक्ट है वहां पर है आपके प्रोजेक्ट्स, मतलब लैंड तो बहुत अवेलेबल है जी। क्योंकि मैं बताता हूं, मैं मोदी जी जब चीफ मिनिस्टर थे 2008 में जी, तो मैं वहां पर एडवाइजर था, मतलब गुजरात में अहमदाबाद गांधीनगर में ही था जी। तो मैं 2-3 ऑर्गेनाइजेशन में वहां एडवाइजर था। उस वक्त जो है उनसे भी मिलना होता था, मेरा मोदी जी से भी मिलना होता था। तो हम एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वेस्टलैंड डेवलपमेंट वहां सेटअप करना चाहते थे। तो खुद मोदी जी उसमें इंटरेस्टेड थे गुजरात में सेटअप कराने के लिए। तो उसके लिए मैंने काफी 100 किलोमीटर्स में चक्कर भी लगाया था और काफी लैंड आइडेंटिफाई कर दी थी, ऐसी बात नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट में वहां थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स वेस्टलैंड पड़ी हुई है। अब आपने अपना मन बनाना है कि हमने ये काम करना है या नहीं करना है, पहली बात तो, और कहाँ करना है और कितना करना है वो तो आप ही डिसाइड करेंगे ना। और हमसे जहां मदद चाहिए होगी हम करने को तैयार हैं, प्रोवाइडेड इट मेक्स सेंस टू बोथ साइड्स। जी, धीरज भाई आप कुछ काफी देर से सोच रहे हैं। धीरज भाई अनम्यूट योरसेल्फ। आपका अनम्यूट कर दीजिए। हाँ जी हाँ जी, काफी समय से आपका बहुत इंटरेस्ट से सुन रहा था मैं जी। ये सिम्स टू बी द पॉजिटिव दिख रहा है इस पे
मेहनत काफी करनी पड़ेगी, ये निश्चित है, लेकिन वो करने की तैयारी हम रख रहे हैं। और आप अगर हमें गाइड करें और हम साथ में मिलकर कुछ अच्छा कर सके तो आज का हमारा मिलना जुलना उसका फायदेमंद रहे। जी। आप सर अक्सर कहाँ से ज्यादा रुकते हैं, कहाँ रुकते हैं गांव? मैं अभी जो हूँ गुड़गांव में हूँ, दिल्ली के पास। अच्छा, गुड़गांव में है, ओके फाइन। मैं और ऋषभ जी जो है गुड़गांव में ही है, पास पास ही हैं हम। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। आप बताइए, जहां आप आदेश करेंगे हम आ जाएंगे। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ सर, हमारे टीम आधी टीम कच्छ में है, वो आ जाएंगे, बाद में हम मीटिंग करके जी सुन के आपको सर बताएंगे। बिल्कुल। सर इसमें जो आपका जो क्वेश्चन था फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में, जैसा कि मंटू जी ने क्लियर किया कि एग्रीकल्चर लैंड जो फार्मर ओन करता है और वेस्टलैंड डेवलपमेंट में जो गवर्नमेंट ओन करती है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और अल्टीमेटली बेनिफिट फार्मर को ही होता है। दोनों डेवलपमेंट, आप कोई भी डेवलपमेंट करें, बेनिफिट वहां के फार्मर को होगा और रिकरिंग बेनिफिट उसको मिलेगा। और अल्टीमेटली वो एरिया स्मार्ट रूरल एनक्लेव या स्टार विलेज जो आप कहते हैं कि स्टार रेटिंग का एक फ्रेमवर्क आप बनाएंगे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्पोर्टेंट, क्वांटिटी ऑफ लाइफ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अगर उनको मिलती है विलेज में, तो उनको शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा जो शहरी सिस्टम है उसने पिछले 4 महीने में दिखा दिया है कि वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और सेफ्टी नेट जो है वो हमारे गांव में ही है। और गांव का सेफ्टी नेट और मजबूत कैसे किया जाए, हमारा 500 डिस्ट्रिक्ट में काम करने का जो प्लान है 1 मिलियन हेक्टेयर, वो इसी बात को लेकर है कि हमने स्मार्ट गांव बनाने हैं। स्मार्ट सिटी तो बन जाएंगे, अगर वो गांव स्मार्ट हो जाएंगे तो सिटी तो अपने आप स्मार्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसी पहल में ही ये शुरुआत की जा रही है। ये जो इस गांव से जो शुरुआत की जा रही है वो इसी पहल में है। अब ये जो एक बड़े लेवल पे जो हम मिंटू जी ने जो बहुत अच्छे से ब्रीफ किया, ये जो भी कार्य करना है, जैसे पूरा का पूरा हर तरह की फैसिलिटी वाला पूरा का पूरा गांव हो, तो ये जरूर हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे हमारी जो टीम है उसके साथ में, और फिर जरूर हम आपसे फिर से इस बारे में इसमें एक चीज आपके माइंड में और लाना चाहूंगा संज्ञान में कि ये जो उपक्रम है इसमें 5 तरह के फंडिंग सोर्स हैं। एक मंटू जी ने बताया जो फार्मर वहां के खुद गांव वाले देंगे 54,000 रुपया, जिसमें उनको कुछ मेंबरशिप मिलेगी। उसके अलावा इसमें अडॉप्ट द विलेज का एक कॉन्सेप्ट भी है हमारा, जिसमें इन्वेस्टर कैन अडॉप्ट द विलेज अंडर 2 मोड्स, CSR मोड में या फिर वो इन्वेस्टमेंट मोड में, दोनों मोड ओपन है। क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज, दे आर नॉट गेटिंग एनी क्रेडिबल प्रोजेक्ट टू इन्वेस्ट फ्रॉम CSR फंड्स। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में कि वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन उनको एब्जॉर्प्शन के लिए प्रोजेक्ट नहीं मिलता है बड़ा जी, तो वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। दैट इज मोर लाइक ए गोल्ड प्लेटिंग। बट यहाँ पे आपको पूरा प्रोजेक्ट मिलता है 1000 एकड़ का, जिसमें अगर आप 20 लाख रुपया 4 साल में खर्च करते हैं तो भी टोटल जो है 1000 एकड़ में आपका 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनता है। 1000 हेक्टेयर में आपका 200 करोड़ का प्रोजेक्ट बन जाता है। और लेकिन उसकी जो वैल्यू है वो आपको 500 से 1000 करोड़ के बीच में मिलती है जब वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। और डेवलपमेंट समय लेता है। अगर आप हॉर्टिकल्चर भी करें या कैश क्रॉप, और हमारा फोकस जो है हाई वैल्यू कैश क्रॉप पे रहता है। हम नॉर्मल क्रॉपिंग में फार्मर को नहीं डालते, क्योंकि नॉर्मल क्रॉपिंग में बिना वैल्यू एडिशन के उसको कोई इनकम की प्राप्ति नहीं होती है। वो प्रॉफिट अनवायबल है, प्रॉफिटेबल भी नहीं है। इन्वेस्टर तो क्या, फार्मर के लिए भी प्रॉफिटेबल नहीं है। मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा। यस सर। इसमें हमारा जो मंत्र है नंबर 1 वेस्टलैंड को डेवलप करने का, दूसरा है हाई वैल्यू क्रॉप जैसे अभी ऋषभ जी ने बोला है, तीसरा जो है क्योंकि फार्मर जो है जितनी भी मेहनत करता है तो भी उसको फायदा नहीं होता है, तो जो वो नहीं कर सकता है छोटे एकरेज में, इसीलिए हमने बड़ा एकरेज चुन लिया है 1000 हेक्टेयर्स का, क्योंकि फार्मर के पास छोटी छोटी टुकड़े पड़े हुए हैं जमीन के।
उसमें ना तो वो टेक्नोलॉजी डाल सकता है, ना वो इक्विपमेंट डाल सकता है, ना वो उतनी क्रॉप जहां उसको कैपिटलाइज कर सकता है वो। तो यहाँ पर जो है वो सारे जितने भी डिसएडवांटेजेस हैं फार्मर के, उनको ओवरकम करके हमने ये मिनिमम साइज जो है 1000 हेक्टेयर्स का, ये मिनिमम साइज और ऑप्टिमम साइज आपके। So we are ready to handle even 10,000 hectares of wastelands in any place in the country. आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी 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 जी। और आपके पास जितना भी टैलेंट है जो मैं देख रहा हूं अभी, आपको भी थोड़ा सा अपना विजन जो है थोड़ा सा बड़ा करना चाहिए। और आप गुजरात जैसी जगह में बैठे हुए हैं जी, वहां पर बहुत अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं आपके पास, क्योंकि पैसा जो है वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी जो बातचीत हुई है वो तैयार है इन्वेस्ट करने के लिए। कॉर्पोरेट्स तैयार हैं सीएसआर देने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तैयार है सब्सिडीज देने के लिए। ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी तो जी जी। पैसे की कोई कमी नहीं है, आपको प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा जो उसको अट्रैक्ट कर सके और एब्जॉर्ब कर सके। बहुत अच्छा। और हमने अच्छा सर, अभी जो है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी हमारे पास ओके आया हुआ है, हमने प्लेटफॉर्म बना दिया है। मोर देन 11 बिलियन डॉलर्स का प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया है। वाओ, वर्ल्ड बैंक ने ओके कर दिया है। अब हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है 500 डिस्ट्रिक्ट्स में। हर डिस्ट्रिक्ट में 2-2 प्रोजेक्ट के लिए हमने इन प्रिंसिपल अप्रूवल पहले ही ले चुके हैं। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इन्फॉर्म कर दिया है, तो वहां इन्फॉर्म कर दिया तो इसका मतलब जितनी सेंट्रल सब्सिडीज और ग्रांट्स हैं उसका ओके ले लिया है। आप समझ रहे हैं? तो वहां जाके जो है ढोल बजाने के लिए नहीं गए हैं ना जी। वहां जाके उनको बता के उनसे एक हिसाब से कमिटमेंट करा दिया है कि जितने भी मैचिंग सब्सिडीज होंगी 25%, 20% जो भी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट की है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट से आएंगी ना। फिर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग है, एमएसएमई है, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, तो उनकी जो है हम एक सेंट्रल एक नोडल एजेंसी बनवा रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, जहां से ये सारी सब्सिडीज और ग्रांट्स एक जगह से, नाबार्ड की ग्रांट आती है, ग्रांट नॉट द लोन। फिर नाबार्ड जो है लोन को जो है रीसर्विस भी कर देता है लोअर कॉस्ट पे, रीफाइनेंस। अगर आपको कमर्शियल बैंक 12 से 15% पे देता है लोन, नाबार्ड जो है 4 से लेके 7% तक उसको रिफाइनेंस कर देता है। आपका 5-7% का इंटरेस्ट डिफरेंशियल जो है वहां बच जाता है। ये सारी एक्सरसाइज हमने कर रखी है। तो इसीलिए आप चाहे 40 एकड़ पे करो या 400 एकड़ पे करो या 4000 एकड़ पे करो, मेहनत तो उतनी करनी पड़ेगी आपको। लेकिन सर वो 4000 एकड़ को मैनेज करने के लिए सारा मैनेजमेंट और सारा कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जितना आपको 40 एकड़ पे करना पड़ेगा ना, उतना ही वो आपको 4000 एकड़ पे करना पड़ेगा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 40 एकड़ कोई कम नहीं होता है। हमने उसके लिए भी सोचा है कि एफपीओ जो हैं, आज अगर आप हर गांव में एफपीओ बनाएंगे, उनमें जो भी टेक्निकल, ह्यूमन रिसोर्स, फाइनेंशियल, फॉरवर्ड मार्केटिंग की जो जरूरतें हैं, उसके लिए अम्ब्रेला बॉडी हमने रजिस्टर करी है, एसएस सुजलाम सुफलाम फाउंडेशन। तो ये फाउंडेशन ओपन प्लेटफॉर्म है फॉर एजुकेशन, फंडिंग, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग, टेक्नोलॉजी, डिजिटल, एवरीथिंग। तो ये अम्ब्रेला के साथ अगर वो एफपीओ जुड़ जाएगा तो एफपीओ को हैंड होल्डिंग, एक बार अपने पैरों पे तो खड़ा होना पड़ेगा उसको। 3 साल, 4 साल, 5 साल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटिंग एजेंसी चला देगी, लेकिन हमेशा तो नहीं चला पाएगी। तो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के लोग वहां से निकल जाएंगे तो दूसरे प्रोजेक्ट पे जाएंगे। अल्टीमेटली उन प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग का मैकेनिज्म भी हमने बनाया है, जहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर में ह्यूमन रिसोर्स विल बी ट्रेन्ड, इवन व्हाइट कॉलर रिसोर्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर 4000 हेक्टेयर का प्रोजेक्ट के लिए।
बिकॉज हमें उनको सिर्फ अनस्किल्ड लेबर की तरह इस्तेमाल नहीं करना है किसानों को, हमने किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है। अगर हम वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे हैं तो फार्मर एक ब्रांड डेवलप कर सकता है जो हम आज ब्रांड बाहर से खरीदते हैं। एक पॉइंट इसमें मैं और थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। अभी हम 40 एकड़ और 400 एकड़ और 4000 एकड़ की बात कर रहे थे जी। 40 एकड़ चाहे पंजाब में हो या गुजरात में हो या हरियाणा में हो, 40 एकड़ बहुत बड़ी जमीन होती है जी। उसमें फार्मर की पूरी फैमिली जो है बिजी हो जाती है जी। और साथ में उनको बाहर के नौकर भी रखने पड़ते हैं। मानते हैं इस बात को? हाँ जी, बिल्कुल। वो कोई और काम नहीं कर सकते, दुकानदारी नहीं कर सकते। जी। 40 एकड़ इतनी बड़ी जमीन होती है। जी। अब इसको 400 एकड़ पे ले जाइए और 4000 एकड़ पे ले जाइए, एक्चुअली ज्यादा फर्क नहीं आएगा आपको। उतने ही आदमी से आप वो भी मैनेज कर सकते हैं। मैकेनाइजेशन आ जाएगा वहां पे, टेक्नोलॉजी आ जाएगी, मैकेनाइजेशन आ जाएगा, वहां सिस्टम्स आ जाएंगे, वहां सिर्फ आपकी दिमाग की सोच थोड़ी सी बदल जाएगी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जो लोग करते हैं वो 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 एकड़ के फार्म्स हैं उनके, और वो भी फैमिली मैनेज करती है, वो एक फैमिली मैनेज करती है। सर जी एक क्वेश्चन था जी। हाँ, मैं उर्मिल गाला बोल रहा हूँ। मैं गुंदाला में एरोमेटिक क्रॉप्स का फार्मिंग करता हूँ। यहाँ पे जो मैंने कच्छ में मेरा ऑब्जर्वेशन जो है ना, मैंने काफी सरपंच से बात की है, तो मैंने उनको यही जो अपना पेस्चर्स लैंड का मैंने बात किया था, तो बोले आप पेस्चर लैंड तो गवर्नमेंट से मिल जाएगा, बट एंक्रोचमेंट कैसे हटाओगे? कि वो एंक्रोचमेंट का बहुत बड़ा सवाल उसने भी बोला कि आप दादागिरी कर सकते हो तो ये एंक्रोचमेंट आप हटा सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट, क्योंकि वो सब लैंड है ना गांव के लोकल या बाहर वाले लोगों ने एक्वायर कर लिया। एक मिनट, यहाँ जो है आप फॉर्मूला को बाईपास कर रहे हैं। आपको जो है लैंड चाहिए, आपको लैंड चाहिए ना? आपका आवाज शायद मेरे यहाँ पे नेटवर्क लो है, आवाज नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आप जो है हाँ, अब आपको लैंड चाहिए ना? किस पर्टिकुलर गांव की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं मुंद्रा तालुका में, मुंद्रा विलेज कौन सा है? विलेज गुंदाला, गुंदाला। गुंदाला, हाँ। ओके, तो आपको जो है दिक्कत आ रही है कि वहां लैंड एनक्रोच हो गई है। हाँ, उन्होंने कहा वहाँ पे है ना ऑलरेडी पेस्चर लैंड, वो गांव का मेरे सवाल का 1000 एकड़ थोड़ा सा प्लस। जवाब दे दीजिए। मैं समझ गया आपकी बात, मेरे सवाल का थोड़ा सा जवाब देंगे स्पेसिफिक। कितने 10 आदमियों ने एनक्रोच किया, बताइए 5 आदमियों ने या 50 आदमियों ने? मे बी शायद 10 होंगे, वो एग्जैक्ट फिगर्स नहीं पता है, मैंने आगे फिर चेक नहीं किया। अब सुन लीजिए मेरी बात। मान लीजिए 10 आदमियों ने एनक्रोच किया। ओके। तो आपको जमीन चाहिए, मतलब कितनी जमीन चाहिए आपको वहां पर? 1000 एकड़, 500 एकड़, 2000 एकड़, कितनी है? 1000 एकड़। 1000 एकड़। तो 1000 एकड़ का जो प्रोसेस है वो पहले उन्हीं का कोऑपरेटिव बना दीजिए ना। मेरा जो तरीका है, मैं एनक्रोचमेंट से घबराता नहीं हूं। ओके। पहली बात समझ लीजिए, इसका जो है समझ गया, अप्रोच और थिंकिंग की बात है पहले तो अगर एनक्रोचमेंट मान लीजिए 10 फैमिलीज ने किया है वहां पर, आप पूरे गांव को कोऑपरेटिव बना दीजिए और पूरे गांव के हाउस होल्ड्स को मेंबर बना दीजिए उसमें, और जमीन जो है कोऑपरेटिव के नाम ट्रांसफर करा दीजिए। ओके। उसके बाद वो उसके कल्टीवेशन राइट्स अपने पास ले लीजिए। ओके। बजाय डायरेक्टली आप अपने नाम पे करने के,
आप उसको थोड़ा सा घुमा के कर सकते हैं। राइट, समझ गया। एनक्रोचमेंट किया है, उनको जो है हम उसी जमीन में सेटल कर देंगे एक साइड में, और वो वहां के वर्कर्स हो जाएंगे। बराबर है। तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, मुझे भी कोई तकलीफ नहीं, गांव वालों को भी कोई तकलीफ नहीं। बढ़िया है, सुपर्ब है। राइट। तो मेरा फॉर्मूला जो है ऐसा ही है। तो चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या केरला हो, मेरे फार्मूला में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्यूट नहीं है और डिफिकल्टी नहीं है। ये रिजॉल्व कर देता है इश्यूज को। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बराबर है, बराबर है। इसीलिए हमारा फार्मूला जो है यूनिक है ये, बल्कि अगर पेटेंट हो सकता था तो ये पेटेंट होने वाला फार्मूला है। बढ़िया है। हंस रहे हैं, हमारा तेल निकल रहा है। नहीं नहीं नहीं, हंस नहीं रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। वो भी मैं भी 5 ईयर से इधर फार्मिंग कर रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड कितना हैसल्स आपने भी लिया रहेगा ये सब प्रोसेस और ये प्रोजेक्ट को एक्टिवेट करने में। अगर आप अपने नाम पे करेंगे तो सारी जिंदगी निकल जाएगी तो भी नहीं कर पाएंगे। सर हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। इट इज टफ, इट इज टफ। या वी आर अप्रिशिएटिंग 100% अप्रिशिएटिंग। जगह जो है लोगों के नाम पे कर दो, फार्मर्स के नाम नहीं कर दो, गांव वालों के नाम कर दो, और वहां से आप जो है कल्टीवेशन राइट्स ले लो। आपको एक्चुअली चाहिए कल्टीवेशन राइट्स। बराबर है, कल्टीवेशन राइट। ओके। आप जमीन को उठा के अपने घर पे तो ले जा नहीं सकते हो, और अगर ओन भी करेंगे तो भी क्या करेंगे, जमीन तो वही उसी गांव में रहेगी ना। तो जमीन जब वहीं रहनी है, या तो गाड़ी होती तो अपने घर में पार्क कर देते आप। जब जमीन को आप उठा नहीं सकते हो तो वहीं रहने दो ना, उन्हीं की मिल्कियत रहने दो, उनको सेटिस्फेक्शन होने दो कि हम ओनर हैं इसके। ये तो सारी नोशनल ओनरशिप है। और थोड़ा सा बड़े साइज से देखेंगे तो सारे किराएदार हैं इस दुनिया में, है कि नहीं? वो चाहे धीरूभाई हो या ML मंटू हो या आप हो, तो सारे किराएदार, आपको सिर्फ ऑपरेशनल फ्रीडम चाहिए जी, उसको कल्टीवेट करने की फ्रीडम चाहिए आपको, बस उतना ही मांग रहे हैं आप। तो सर बहुत 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 अच्छा लगा आपको सुनकर के, और आपके आइडियाज बहुत ही विजन बहुत बड़ा है, और हम लोग भी जरूर इसके ऊपर चिंतन करेंगे, ग्रुप में डिस्कस करेंगे, और धीरज भाई जी के गाइडेंस पे फिर इसमें आगे बढ़ करके फिर आपसे। धीरज भाई को तो आज ही मैं प्रणाम करता हूँ। मिल करके फिर सर इसमें फिर आगे चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया आज सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर एडवाइस। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद नमस्कार। रजनी सर, थैंक यू नमस्कार। अपना समय दिया, और तो आज के लिए, आज की डिस्कशन के लिए बहुत बहुत थैंक्स, और फिर मिलते हैं अगले वीक। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड नाइट जी, गुड नाइट। हेमंत पल्ला, गुड नाइट।